इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज वीकली और मैं दीक्षा हाजिर हूं इस सप्ताह की 9 बड़ी खबरों के साथ। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एडविन अमन जी मौजूद हैं, जिनसे आज मैं चर्चा करूंगी सप्ताह की 9 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले एडविन अमन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका। जी, सप्ताह की 9 बड़ी खबरें जिन पे आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कठुआ और सांबा दोनों जगह हमले हुए हैं पुलिस थानों पर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल दीक्षा, ये अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि एक तो वैसे कश्मीर को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरह पीडीपी और बीजेपी गठबंधन हुआ है उसके बाद से लगातार बातें सामने आ ही रही हैं। दोनों के बीच खटास का दौर भी बढ़ रहा है। अभी अमित शाह की बात देखें कि उन्होंने खुद बोला, जो बीजेपी अध्यक्ष है, कि अगर उनकी उम्मीदों के मुताबिक सरकार नहीं चलती तो वो समर्थन वापस ले लेंगे या इस गठबंधन को तोड़ देंगे। बिल्कुल इस तरह की बात है। उसके बीच ये सब बातें सामने आई, कठुआ में हुआ है, सांबा में हुआ है, तो ये लगातार हमले हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर देखें तो लगातार दूसरा बड़ा हमला है। कल की बात अगर देखें तो कठुआ में हमला हुआ, उसमें पुलिस स्टेशन में हमला करके 3 पुलिस वालों को मार दिया गया, 3-4 पुलिस वालों को। देखिए आज भी हमला हुआ है, तो ये लगातार बन रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत चिंता है, सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों में खौफ बढ़ना चाहिए। खौफ, उनके लगातार खौफ कम होता नजर आ रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इसे सियासत से भी जोड़ना चाहूंगा दीक्षा, क्योंकि जब जो मुख्यमंत्री हैं जो बने, उन्होंने जिस तरह की बातें कही कि अलगाववादियों ने सपोर्ट किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये बात उससे जुड़ रही है कि आप उन लोगों की बढ़ाई कर रहे हैं जो लगातार दखल अंदाजी कर रहे हैं, लगातार कश्मीर में हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके बारे में आप सकारात्मक बात करें, तो ये थोड़ा सा अजीब है। और देखिए वो सब चीजें अब सामने आ रही है तो सवाल निशानों के घेरे में कहीं ना कहीं वो आ गए हैं। और देखिए कोई भी बड़ा जिम्मेवारी वाला बयान अभी तक सामने नहीं आया, तो ये बड़ी बात दर्शाता है कहीं ना कहीं आप की जो एक जिम्मेवारी उससे आप पीछे हट रहे हैं, उसके ऊपर आप बयान नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है। जब बयान की जरूरत नहीं थी इस समय जम्मू कश्मीर को, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी या मसरत आलम की रिहाई की जरूरत है, या फिर अपने चुनाव के सफल होने का जो जिम्मा है वो पाकिस्तान या हुर्रियत को देने की जरूरत है। इस समय जम्मू कश्मीर को विकास की, शिक्षा की, इन सब चीजों की जरूरत है। बड़ी बात यही है कि जिस राज्य में सरकार नहीं थी, पीछे कुछ दिनों से लगातार इलेक्शन के बाद 2 महीने का वक्त चला गया, सरकार नहीं बन पाई, उस समय बीजेपी और पीडीपी साथ आए और सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे चीजें सामने आ रही हैं कि लगातार बयानबाजी का ही दौर है, चाहे आप पीडीपी देखें या बीजेपी देखें, दोनों तरफ से बयानबाजी को लेकर ही सिर्फ चर्चाएं, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर हम लोग बात करने को तैयार हों। आज आप सही कह रहे हैं कि ना पढ़ाई के ऊपर बात हो रही है, ना विकास के ऊपर बात हो रही है, सिर्फ बयानबाजी की एक दौर चल रहा है। कभी आप बयान देते हो, कभी वो बयान देते हो, मतलब एक सिर्फ बयानबाजी का दौर चल रहा है और विकास की सब बातें बहुत पीछे रह गई। उस बीच इस तरह के हमले होना तो मतलब एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी चिंता हम लोगों के बीच ला देती है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में जो कुछ दिनों पहले तक हमले रुक गए थे, शांत हो गए थे, वो एक बार फिर सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर में मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जम्मू कश्मीर को विकास की जरूरत है, ना कि उल जुलूल बयानबाजी की। वो अपने समर्थन को एक अच्छी लिहाज में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं दूसरी खबर पर आना चाहूंगी। एडविन जी, जिस तरह से बिहार में नकल की वारदात सामने आई, न केवल बिहार, नकल तो काफी जगह चल रही है बड़े एग्जामों में, कहाँ है भविष्य बच्चों का? देखिए नकल की बात आप करते हैं तो नकल कोई ऐसा पहली बार तो सामने आया नहीं है, लगातार आप देखेंगे लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, यूपी बिहार खासा टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता यूपी बिहार की बात करें हम लोग। मेरे ख्याल से बड़े बड़े एग्जाम में आप देखेंगे कॉपी पहले से पहले बाहर निकल जाती है, लीक हो जाते हैं पेपर। बड़े बड़े एग्जाम की बात करूँ, सिर्फ बिहार में, यूपी में 10वीं 12वीं के एग्जाम की बात नहीं करूँ, बड़े एग्जाम की बात करूँ, तो ये बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए कि हम बच्चों को भविष्य कहीं ना कहीं अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, सही उनको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए जब इस तरह के बच्चे पास होकर अगर आएंगे तो वो कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे, और जब वो बाहर होंगे तो बिल्कुल ये खराब स्थिति है। एडविन जी, इस तरह की जो हरकतें हैं उन्हें तूल तब मिल जाता है जब एक बड़े बड़े पद पर बैठे लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये कहा, आपकी बात से सहमत हूं, शिक्षा मंत्री ने बोला है रोकना असंभव है, रोकना संभव ही नहीं। हाईकोर्ट ने हालांकि इस पर सरकार को बोला है कि भाई ये किस तरह का बयानबाजी है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। देखिए आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप राज्यों को कैसे चलाएं, कैसे संभालें। और नीतीश जो कि मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं, बिहार की बहुत सारे मामलों को लेकर बात करते हैं, वो उनकी सरकार में अगर इस तरह के बयान आए सामने, और वो भी शिक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे के मंत्री का बयान अगर इस तरह से आता है, तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत है। और आने वाले दिनों में ये दिक्कत और बढ़ेगी बल्कि खत्म होने की, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होती है तो देखिए भविष्य की बात हम लोग कर रहे थे, भविष्य वाकई इससे डगमगाएगा। जो छात्र
पढ़ के आगे आ रहे हैं। देखिए जो पढ़ लिख के आगे आता है, जो समझ होती है चीज़ों की, वो अच्छा कर सकता है, लेकिन जो एक नकल के द्वारा या इन सब चीज़ों के द्वारा ऊपर आता है, तो मेरे ख्याल से वो कोई बहुत कोई मामूली अच्छी चीज़ नहीं है। जिस तरह से नकल के हालात देखे जा रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य की बात करें, साथ साथ सरकार की बात करें, तो सरकार भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देने की बजाय उलझुल बयान दे रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, खासकर क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे ज्यादा हैरानी हुई है। बहुत ज्यादा हैरानी हुई है। भाई आपको तो कम से कम रोकथाम के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि ये बहुत असंभव है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खराब स्थिति है। एक शिक्षक के साथ भी मारपिटाई हुई। बिल्कुल, बहुत सारे कारण इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग। ये वाकई एक शर्मनाक चीज है, शिक्षकों के साथ भी मारपिटाई, नकल, इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और देश का विकास भी कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। तो राजनीति में इन चीजों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अगली खबर पर चलते हैं। जिस तरह से रायबरेली में एडविन अमन जी एक्सीडेंट, ट्रेन पटरी से उतर गई, कल की बात है, एक बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, जनता एक्सप्रेस है, उसमें जिस तरह की दुर्घटना हुई है और जो जनरल बोगी जिस तरह से पटरी उतरने के बाद वो एकदम से पिच गई है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब स्थिति ऐसी है कि आप देखेंगे कि भयावह स्थिति है। हालांकि 38-40 लोगों के मारने की जाने खबर आ रही है, बट अभी ओवरऑल आंकड़ा नहीं सामने आया है, क्योंकि अभी शायद बढ़ सकती है संभावना। एक बोगी में मैं बोल रहा था दीक्षा इस बात को लेकर, रेल में जिस तरह जनरल बोगी होती है, बहुत बेतहाशा भीड़ होती है उसमें, तो 38 लोगों की बात आई जब वो सिमट के जरासी हो गई, तो मेरे ख्याल से भी आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत दुखद है कि एक इंसान जो रेल से सफर यात्रा पर निकला है, अपने घर जाने की बात पर निकला है, और वो रास्ते में मौत का शिकार हो जाए। देखिए सरकार को इस सब जरूर ध्यान देना चाहिए, कैसे वो इस तरह की चीजों पर रोकथाम लगाए ताकि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 2-2 लाख रुपए जो लोग मृत हैं उनके परिजनों को मिलेंगे और 50-50 हजार रुपए घायल लोगों को मिलेंगे। लेकिन रेल मंत्रालय को मुआवजे के साथ साथ अब ये भी ध्यान में रखना होगा कि लोगों की जिंदगी, जिस तरह से रेल बजट में इस बार कहा गया है कि सुरक्षा के इंतजामों को ध्यान दिया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुरक्षा की बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो रेल मंत्रालय को कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए कि ये हादसे रुके, क्योंकि लोगों की जान बेहद कीमती है देश के लिए। अगली खबर पे आना चाहूंगी। अब मैं विदेश की ओर रुख करना चाहूंगी एडविन अमन जी। ट्यूनीशिया की राजधानी में स्थित ट्यूनीशिया संग्रहालय पे जिस तरह से हमला हुआ, आईएस का हमला, आईएस ने जिम्मेदारी ले ली है इस हमले की। ये आतंकवाद न केवल भारत में बल्कि बाहर विदेशों में भी जिस तरह से इराक से शुरू हुआ, इराक सीरिया शुरू हुआ, सीरिया, इराक, ईरान, धीरे धीरे बहुत सारे मुल्कों में इसका जाल फैलता जा रहा है। बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला, भारत में भी कुछ कारण देखने को मिले, और तमाम चीजों जगह पे ऐसी चीजें देखने को मिली कि वहां पर आईएस का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। आईएस लगातार अपनी आतंकी जो गतिविधि उसको बढ़ाता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्यूनीशिया में जिस तरह मामले सामने आए कि लोगों की हत्या कर दी गई और बहुत भयावह है। देखिए हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन हिंसा के द्वारा अगर आप इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत गलत है और कम से कम इससे बाहर निकलना चाहिए इसको। बहुत सारी अगर आपकी बातें हैं, मांगे हैं, तो उनको रखिए आप, लेकिन इससे लोगों की हत्या करके, मासूम लोगों की हत्या करके आपको क्या मिलने वाला है? और जिस तरह वो सैलानी लोग थे, पर्यटन से घूमने आए थे, उन लोगों को आप मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत। आईएस की बात करूं एडविन जी, आईएस की बात कर रहे हैं हम, तो आईएस को लेकर हम किसी भी तरह की इंसानियत की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि हालिया चीजों को देखकर कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसानियत की हद को वो पार कर चुके हैं। जिंदगी के जिस सफर पर वो लोग चल चुके हैं जिहाद के नाम पर, वो बेहद शर्मनाक है। ये जिहाद नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। जिहाद के मायने अलग हैं, और आप अपनी बात को मनवाने के लिए जिससे लोगों को कत्ल कर रहे हो, लोगों को चाकू से आप उनके गर्दन काट दे रहे हो, आप उनके ऊपर बॉम्ब से हमला कर रहे हो, गोलियों से निशाना साध रहे हो, मेरे ख्याल से ये बहुत खराब स्थिति है। और कम से कम इस तरह की चीजें इंसानियत के नाते तो हम लोग कबूल नहीं कर सकते, और इनको दूर हटना चाहिए कम से कम इस तरह की सोच वाले लोगों को। अरविंद जी, मुझे नहीं लगता ये महज मजहबी जंग है, मुझे तो लगता है इस समय एक इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। इसमें किसी तरह का कोई मजहब इस समय बड़ी बात नहीं रह गई है। अब अगली खबर पर चलना चाहूंगी। 26/11 के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी की जमानत फिर खारिज हुई। देखिए लखवी के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही इस बीच, जमानत एक मिली उनको, एक जमानत मिली, और जैसा उसके बाद रिएक्शन इंडिया का गया, अमेरिका का हुआ, उसके बाद कह रहे हैं कि दबाव में सरकार पाकिस्तानी आई है और एक उनकी जमानत अर्जी जो खारिज हुई। अब देखिए उन्होंने एक बार फिर अर्जी दी कल, उसको फिर खारिज कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रेशर में है पाकिस्तान सरकार, और इसको लेकर बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है कि अमेरिका ने बोला कि हमने बहुत सारे सबूत आपको दिए, आप बोल रहे हैं कोई खास सबूत उसके खिलाफ नहीं है, तो बहुत सारे इंडिया ने भी सबूत दिए, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लखवी। तो ये सब चीजें सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दबाव बना है, और मेरे ख्याल से यही चीज को लेकर वो पीछे बैकफुट पे आए। और अच्छी बात है, अगर न्यायालय से लोगों को बहुत उम्मीद रहती है, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस तरह का फैसला दे रहा है, तो वाकई ये आतंकवाद को रोकने की एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। अब मैं खेल जगत की ओर रुख करना चाहूंगी एडविन जी। भारत और बांग्लादेश का मैच हुआ, अच्छी बात है, भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन विवादों का जो दौर शुरू हुआ
वो थम नहीं पा रहा है और भारत के लिए एक मुश्किल भी बन गई है वो। नहीं देखिए, मुश्किल मैं समझ भारतीय टीम के लिए नहीं बनी, क्योंकि जो टीम हारती है बहुत सारे एलिगेशन लगाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब गलत एम्पायरिंग हुई या कोई गलत फैसले लिए गए हो। आप अमूमन देखेंगे मैचेस में ऐसा होता है, एक दो फैसले, अंपायर जो बीच मैदान में खड़ा है वो भी इंसान है, कई बार गलत फैसले कर देते हैं वो लोग भी। लेकिन हाँ, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जिन पर आप बात कर सकते हो, चाहे वो रोहित शर्मा के आउट होने की बात करो या कुछ एक दो फैसले ऐसे होते हैं बात कर सकते हो। लेकिन देखिए, वो भी एम्पायर की गलती है, इसमें भारत ने कोई गलती नहीं की। भारत, रोहित शर्मा थोड़ी बोला कि मैं फिर से नहीं जाऊंगा, अंपायर ने उनको आउट नहीं दिया तो वो नहीं गए, सीधी बात। लेकिन जिस तरह का विवाद सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बेजा बयान है, उसमें कोई तर्क नहीं है मेरे ख्याल से। उनको आप बात रखनी चाहिए, आईसीसी में जाकर बात रखनी चाहिए, अंपायर को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें इंडिया को इन्वॉल्व करना कि इंडिया ने के प्रभाव में सब चीजें हो रही है, मेरे ख्याल से वो उतना उचित नहीं है। आईसीसी में बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी इसे गलत ठहरा रहे हैं। आप देखिए, आईसीसी अध्यक्ष ने खुद बोला है कमाल जी कि इस तरह की जो चीज हुई है वो कहीं ना कहीं भारत को मतलब उनको सहारा देने के लिए हुई है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कहना सार्वजनिक तौर पे कि आप पहले मामले की जांच तो करिए। वो सारे फैसले एम्पायर ने दिए, आप एम्पायर से बात करिए, आप एम्पायर को बुलाइए, उनसे पूछिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह की चीजों करें तो मेरे ख्याल से बड़ा गलत है। मतलब धोनी के धुरंधरों को इस बात में किसी तरह का दोष देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीम अपना काम कर रही थी मैदान पे। अब एम्पायर किस तरह का फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ना कि टीम के ऊपर। अब अगली खबर पर आना चाहूंगी, नोवाक जोकोविच जो देश के नाम को लगातार ऊपर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, नोवाक जोकोविच की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल मैच जीते, लेकिन सेमीफाइनल में एक जो प्रतिद्वंदी थे वो खेल नहीं पाए, इंजर्ड थे, तो इस वजह से वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच गए। जोकोविच बड़ा नाम है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए एक से एक उनके नाम सफलताएं जुड़ रही हैं। इससे पहले भी खिताब उन्हीं के नाम था, तो बड़े खिलाड़ी हैं और इस तरह की सफलता मिलना अच्छी चीज है। और हम चाहेंगे इंडियन वेल्स खिताब दोबारा जोकोविच के नाम हो। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। लंदन एशियन फिल्मोत्सव में जिस तरह से हैदर, हमारी इतनी अच्छी, एक बेहद अच्छी फिल्म जिसने एक अच्छा सोशल मैसेज दिया, कश्मीर के ऊपर थी ये फिल्म। इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया। बिल्कुल, हैदर की बात करेंगे तो विशाल भारद्वाज की फिल्म थी और हेमलेट के ऊपर, उपन्यास के ऊपर जो शाहिद कपूर इसमें अभिनेता का रोल उन्होंने उनको बनाया और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया और एक बढ़िया प्रेजेंटेशन है। हैदर को बहुत सारे क्रिटिक्स ने अच्छा सपोर्ट भी किया, अच्छा बोला भी कि फिल्म में बहुत अच्छी चीजें हैं और जैसे कश्मीर के मुद्दे को उसमें लिया गया है तो बड़ा बेहतरीन था दीक्षा ये, और अच्छी चीज थी कि आपने कम से कम इन सब मुद्दों के ऊपर भी बात करने की सोची। और जिस तरह से ये कहा जाता है कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और कश्मीर के लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप दिल्ली बैठकर कश्मीर के बारे में बातचीत नहीं कर सकते, कहीं और बैठकर। बिल्कुल, फिल्म में जिस तरह की चीजों को दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है कि उन चीजों पर बात होनी चाहिए, वो सब चीजें सामने आना चाहिए, तो बड़ा जरूरी है। कश्मीर की स्थिति लोगों तक जाना जरूरी है और अगर फिल्म के माध्यम से अगर लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, वहां की तकलीफ लोगों में बांटी जा सके, तो एक अच्छी चीज है। अब अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली खबर पर बात करते हैं। जिस तरह से दो फिल्म रिलीज हुई है, हंटर और दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, क्या कहेंगे एडविन? बिल्कुल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है दोनों ही फिल्मों का। थोड़ी सी एक फिल्म की अगर बात करें तो सेक्सुअली कॉमेडी है, दूसरी फिल्म की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इससे ही ताल्लुक रखती है। तो मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट फिल्मों को बनाने के थोड़े से अलग हो गए। अभी हैदर की बात करें तो हम लोग देखिए उससे एकदम डिफरेंट फिल्में हैं ये, वो एक अलग जोनर की फिल्म है, एक अलग जोनर की फिल्म है। तो ये फिल्में अगर बनती हैं, बॉक्स ऑफिस पर आती हैं, दर्शकों के बीच इनकी जो मौजूदगी रहती है, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव काम नहीं है, क्योंकि आप यदि इस तरह की फिल्म बना रहे हो और इस तरह की चीजें सामने लेकर आ रहे हो तो ये पूर्णता की हद है और कम से कम इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए दीक्षा, और इस तरह का सिनेमा कम से कम नहीं आना चाहिए। बॉलीवुड अपना रुख बदल रहा है, लेकिन अपना रुख इस तरह से बदले कि लोगों को इससे नुकसान ना पहुंचे, गलत चीजें समाज के बीच में ना जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति अनमोल है हमारे लिए। ये थी आज की 9 बड़ी खबरों पर मेरी एडविन अमन जी के साथ चर्चा। आज हमने आपको बताया कि क्या था देश और विदेश में ऐसा जिस पर होनी चाहिए थी चर्चा, साथ साथ कई बड़े मुद्दों पर भी की हमने बातचीत। अगले हफ्ता फिर आपसे होगी मेरी मुलाकात 9 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।